बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब के पैगाम का दूसरा हिस्सा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कल अपनी फैमिली को और पार्टी के लोगों को, उस स्टेटमेंट के दो हिस्से थे। एक हिस्सा जो है वो इंडिया और मोदी से मुताल्लिक था, वो पहले पब्लिक हो गया, आपके सामने मौजूद है। दूसरा हिस्सा जो है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के हवाले से है। अब ये हिस्सा आया इमरान खान साहब की अपने एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट हुआ है। यहां इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह के चैलेंजेस का सामना है। 26वीं आईनी तरमीम ने हमारे इंसाफ के निज़ाम का जनाजा निकाल दिया है और मुल्क में इस वक्त मुकम्मल डिक्टेटरशिप में जा चुका है। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कानूनी करार देना इसी तरमीम का नतीजा है। ईवानों में इस तरमीम के हक में वोट देने वाले तो सिर्फ कठपुतली थे और अहकामात की पासदारी कर रहे थे। दुनिया की किसी जमहूरियत में अपने शहरियों के साथ ऐसा मजाक नहीं होता कि उन्हें एहतजाज करने पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया जाए। इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान की जग हसाई होती है। 9 मई के वाकयात में अपने बच्चों को सजाएं देने की बजाय तवज्जो हिंदुस्तान समेत दीगर अंदरूनी और बैरूनी मसाइल पर मरकूज होनी चाहिए। यह वक्त नौजवानों को मुत्तहिद करने का है। जिन नौजवानों को मिलिट्री कोर्ट से 10-10 साल की सजाएं दिलवाई गई हैं, उनका जुर्म सिर्फ एहतजाज करना है। बार बार कहता हूं कि 9 मई की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई जाए ताकि मालूम हो सके कि असल मुजरिमान कौन है और सजाएं किन को मिलनी चाहिए। यूं किसी आर्मी ऑफिसर के कहने पर कौम के नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करना जुल्म है। 26वीं आईनी तरमीम का दूसरा नतीजा यह है कि जजेस अब सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम की हैसियत रखते हैं और कोई आज़ादाना फैसला नहीं ले सकते। जजेस को एक फर्द वाहिद सब फैसले लिख कर देता है, जो कि निज़ाम इंसाफ की मौत है। मेरे खिलाफ झूठे और बोगस मुकदमात इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि अदलिया आज़ाद नहीं है। अलकादर ट्रस्ट केस समेत मेरे खिलाफ बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं। इसलिए मर्जी के जजेस लाने के बावजूद मेरी अपीलें मुसलसल इल्तवा का शिकार हैं या इल्तवा में रखी जा रही हैं। जिस दिन मेरे मुकदमात मेरिट पर सुने गए, सब मुकदमात का खात्मा हो जाएगा। मेरा तमाम पार्टी ओहदेदारान के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो तहरीक चलाने पर अपनी तवज्जो मरकूज रखे। मेरी पहली तरजीह तहरीक और पार्टी की तंजीम नौ है। अब आप गौर करें कि इमरान खान साहब को अब भी उम्मीद जो है वो पाकिस्तान की आवाम से है। वो बार बार अपनी पार्टी के ओहदेदारों को एक ही बात करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि फैसला सड़कों पर होगा। अभी भी उन्हें यही लगता है। यानी मौजूदा हालात में कुछ थोड़ी सी सिचुएशन तब्दील हुई, यानी इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों से करवा दी गई। जो कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे पंजाब से, उन्हें फौरी तौर पे छोड़ दिया गया। जो रैली निकाल रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, यानी जैसे ही वो अदालतों में जाते हैं वो छूट जाते हैं। पहले की तरह उन्हें रगड़ा नहीं लगाया जा रहा। लेकिन सनम जावेद अभी भी अंदर है, यास्मीन राशिद साहबा अभी भी अंदर है और सुनने में आ रहा है कि यास्मीन राशिद साहबा जो है वो अब जल्दी उनकी रिहाई हो जाएगी, बाकी लोगों की भी रिहाई हो जाएगी, क्योंकि निज़ाम भी थक गया ना नाइंसाफी कर करके। तो इमरान खान साहब अपने हवाले से बड़े क्लियर हैं और अपने मिशन के हवाले से बड़े क्लियर हैं। वो ये कहते हैं, मैं तमाम पार्टी ओहदेदारान के लिए वाज़ेह पैगाम दे रहा हूं कि वो तहरीक चलाने पर अपनी तवज्जो मरकूज रखें। सारी तवज्जो तहरीक पे डालो। मेरी पहली तरजीह तहरीक और पार्टी की तंजीम नौ है। जुनेद अकबर पर मुझे पूरा एतमाद है। अगर वो तंजीमी जिम्मेदारियों पर फोकस रखने के साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी चला सकते हैं तो ये अच्छी बात है। ये नहीं, अगर दोनों काम कर सकते हैं तो कर लें। लेकिन फोकस इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी तरजीह यह है कि तहरीक चले और तंजीम साजी पार्टी की बेहतर हो। ये जनाब इमरान खान साहब की अहले खाना से और वकला से मुलाकात हुई और मुल्क में जारी लाकानूनियत और फस्तायत पर उन्होंने जो गुफ्तगू की वो ये वाली थी। तो ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आपके पास आ गया। अब देखें आप, इमरान खान साहब के बच्चों ने जो इंटरव्यू दिया वो कल से लेकर अब तक पूरी दुनिया में वायरल है। एक तो उनका इंटरव्यू अंग्रेजी में था, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनली भी सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, तो उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब सिर्फ चंद प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो 2 करोड़ से ज्यादा व्यूअरशिप ले चुका है, जबकि लगातार लोग उसे देख रहे हैं। अब इसका अगर आप मवाजना करें नवाज शरीफ के साथ, यानी उनके बच्चों ने जो बातें की अहम तरीन, उन्होंने कहा जी हमारे वालिद को बुरा लगेगा या वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि हम ये बात करें, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि वो 70 के दहाई के आदमी हैं, यानी वो एक बड़ी उम्र के आदमी है, उनके बेटे ने कहा। और जो तकालीफ उनको दी जा रही हैं वो इस लेवल पे वो बर्दाश्त कर रहे हैं। वो अपनी उम्र से कम दिखते हैं मेरे वालिद, क्योंकि वो वर्जिश वगैरह करते हैं, मजबूत आदमी है इमरान खान साहब।
तो लेकिन वो तो एक बेटा है ना, वो ये कह रहा है लेकिन है तो वो वही ना, 70 की दिहाई के आदमी है, पुराने आदमी है, और उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो बहुत नारवा है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें कहीं भी जाना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा अपने वालिद की रिहाई के लिए हम करेंगे, क्योंकि हमें लगता था चंद हफ्तों के अंदर हमारे वालिद को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन 2 साल गुजर गए और जुल्म खत्म नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी बताया कि उनके वालिद ने उन्हें एक दिन बताया कि 10 दिन तक उन्हें अंधेरे में रखा गया। पहले 2 दिन वो कहते हैं कि उनके वालिद परेशान रहे, लेकिन फिर पुरसकून हो गए, और फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं आदी हो गया। मैं ये बात बार बार कह चुका हूं कि इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने ऐसा ट्रेंड किया है कि वो मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। लोग जो है ना, उनको मुश्किल सूरत हाल में जाकर अपने आप को आमादा करने में बहुत टाइम लग जाता है, वो उसके अंदर रह नहीं सकते। इमरान खान साहब के पास ऐसा पेशेंस, इतनी हिम्मत और ऐसी ट्रेनिंग है, और अल्लाह ताला ने उसके ऊपर ऐसा फजल किया है कि वो ये वाली जेल काट गया। लोग कहते थे इमरान खान 10 दिन में, 5 दिन में टूट जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब जनाब माफिया मांग रहे होंगे। ये बातें इमरान खान साहब के मुखालिफिन कहते थे, लेकिन अल्लाह ने ऐसा किया कि इमरान खान साहब डट गए। अब उन्हें निकालने के बाहर बहाने ढूंढते हैं, डीलें ऑफर करते हैं, ये कहते हैं कि ये कर दें तो बाहर आ जाए, ये कर दें तो बाहर आ जाए। डीलों को लगातार नरम करते चले जा रहे हैं, नरम करते चले जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान फिर भी अपनी जात के लिए कोई डील लेने के लिए तैयार नहीं है। उनके बेटों ने यह भी कहा कि हमारा बाप ऐसा नहीं है कि वो अपनी पार्टी के लोगों को अंदर छोड़कर बाहर आ जाएगा, वो अपनी पार्टी के साथ दगा भी नहीं करेगा। और एक बात हम कंफर्म कर दें, लोग इस बात को अपने जहन में रखें कि हमारा बाप हार नहीं मानेगा। उन्होंने कहा जी कि हमारा वालिद जो है वो हार नहीं मानेगा, वो डटा रहेगा, वो डील नहीं करेगा और लोगों का सौदा नहीं करेगा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमने अपने वालिद को कई दफ़ा ये कहा कि आप आ जाएं बरतानिया में और यहां पर आके पुरसकून ज़िंदगी गुजारें, क्रिकेट के ऊपर आप तबसरा करें, तो उन्हें मुश्किल ज़िंदगी पसंद है और पाकिस्तान की खातिर वो पाकिस्तान में है। हालांकि अभी भी इमरान खान साहब के पास ये डील तो मौजूद थी कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, हत्ता कि ये भी थी कि आप पंजाब और इस्लामाबाद से बाहर आप खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, लेकिन वहां जाकर आपको खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। लेकिन जो खामोश हो जाए वो फिर इमरान खान तो नहीं होता। अब इतनी कवरेज मियां नवाज शरीफ को पिछले 1 साल में नहीं मिली। मरियम नवाज के आप लगातार सारे ट्वीट्स उठाकर देख लें, इतनी रीच और इतनी कवरेज मरियम नवाज को 1 साल में नहीं मिली होगी, तनकीद को निकाल के, जितनी इमरान खान साहब के बेटों को 24 घंटे में मिल गई है। लेकिन अगर आप मुवाजना करते हैं इमरान खान की तरबियत का और नवाज शरीफ की तरबियत का, तो मियां साहब ने अपने बच्चों को जो तरबियत दी उसके मुताबिक वो डिफॉल्ट हो जाते हैं। बरतानिया में मियां नवाज शरीफ साहब का बेटा, अब उसकी 7 कंपनियां तहलील हो गई हैं, यह भी खबर आई है। नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज 7 कंपनियों के डायरेक्टर थे, उनकी 7 कंपनियां तहलील हो गई हैं। यह नवाज शरीफ साहब की तरबियत है। उनके बेटे डिफॉल्ट हो गए, बरतानिया में डिफॉल्टर करार दे दिया गया। पाकिस्तान में तो बड़ी बिस्ती होती है कोई डिफॉल्टर हो जाए तो, दिवालिया, तो उनका बेटा डिफॉल्टर हो गया, दिवालिया हो गया। 52 लाख पाउंड उसको जुर्माना भी आयद कर दिया गया मुबैना तौर पे, और ये 7 कंपनियां भी उसकी तहलील होगी। अब वो वहां पे टैक्स के मैदान में झंडे गाड़ रहे हैं। और आप अभी बोले ना नवाज शरीफ के बेटे को इंटरव्यू दे, या इवन आप नवाज शरीफ को बोले, इतने लंबे अरसे से वो नहीं बोल रहे, एक इंटरव्यू दे दें किसी को भी, तो इमरान खान के बेटों का इस वक्त ये लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब यही वजह है कि ये हर चीज को उठाकर डालते हैं फौज के खाते में, क्योंकि पीएमएलएन एक बात बड़ी अच्छी तरह जान चुकी है, बल्कि इमरान खान की सारी मुखालिफ जमातें ये बात जान चुकी हैं। फजल रहमान साहब जितना मर्जी असूली बात कर ले, लेकिन है तो उनको इमरान खान से प्रॉब्लम ही ना, क्योंकि फजल रहमान साहब का जो वोट बैंक है वो उन्हीं इलाकों में है जहां पे इमरान खान साहब का वोट बैंक है और हुकूमत है। उन्होंने जब भी कभी इलेक्शन लड़ना है बलूचिस्तान से थोड़ा बहुत लड़ना है, और बाकी सारा उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से लड़ना है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की मकबूलियत इतनी बढ़ती चली जा रही है कि फजल रहमान साहब, अब या तो इमरान खान साहब उन्हें सीटें दे देना कि जनाब मैं 10 सीटें आपको दे रहा हूं, ये वाली आपको दे रहा हूं, सुबाई आपको दे रहा हूं, या तो ये कर दें तो फजल रहमान साहब साथ खड़े हो जाएंगे। और अगर इमरान खान साहब ये नहीं करेंगे तो फिर फजल रहमान साहब के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहीं पे इमरान खान साहब की मुखालफत उन्हें करनी पड़ेगी। उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा जब इमरान खान साहब की मकबूलियत कम हो जाए, तब वो इलेक्शन में जाना उनको पसंद करेंगे। अभी वो इलेक्शन में जाना भी पसंद नहीं करेंगे, चाहे पिछला इलेक्शन जितना मर्जी खराब हुआ हो। फजल रहमान साहब की बातों से इस चीज का अंदाजा भी हो जाता है। अब मरियम नवाज ने जरा पहले तो कौमी यकजहती के मामले में बाप बेटी दोनों गायब थे। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो थोड़े बहुत दिखाई दिए, लेकिन नरेंद्र मोदी या आरएसएस के खिलाफ एक लफ्ज बोलने के लिए भी वो तैयार नहीं थे।
तो भारत से इतनी मोहब्बत है, मोदी से इतनी मोहब्बत है, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर से इनको नफरत है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से इनको बुग़्ज़ है। अब मरियम नवाज ने कौमी यकजहती के दौरान बिल्कुल ही गायब, इनके वालिद भी गायब। अब जब मुंह खोला है तो वही नफरत, वही बुग़्ज़, वही डिटाई बाहर निकली है कि 9 मई को जनाब जहाज जला दिए गए, एयरफोर्स को बहुत मारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसी एयरफोर्स ने इंडिया को मारा। यानी इनका वाहिद मकसद यह है कि तहरीक इंसाफ और फौज के बीच में लड़ाई लगी रहे। ये क्यों एक्टिव हुए ये मैं आपको भी बता देता हूं। पिछले चंद दिनों में फौज के अंदर यह सोच पैदा हुई है, मैं अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, वो टॉप की आदत है, शायद वो डिफरेंट सोचते हैं अभी भी, क्योंकि इमरान खान का खौफ सबके ऊपर हावी है। गलतियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, जाके इमरान खान से बात करें, वो बताएगा क्या करना है। बहरहाल बात तो इमरान खान से ही करनी पड़ेगी, आज कर दें कल कर लें। तो इनको इमरान खान साहब का खौफ लगा हुआ है, लेकिन इदारे के अंदर यह सोच पैदा हुई है गुज़िश्ता चंद दिनों में कि हमें तो यह पढ़ाया जा रहा था कि ये गद्दार हैं, ये इंडिया के साथ मिले हुए हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं, ये फौज को हमेशा रगड़ा देंगे, ये फौज को कभी नहीं छोड़ेंगे, इन्हें कभी इक्तदार में नहीं आना। हमें तो ये कहानियां थी, लेकिन जब हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आया, गो के ये हमें कह रहे थे जाओ लड़ो, हमें ताना दे रहे थे, हमें कह रहे थे कि जाके उनसे भी लड़ो ना, हमें क्यों मारते हो। तो ये बात तो एक जायज बात थी कि जिन्हें मार पड़ी है वो फिर ऐसा तो बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मुश्किल वक्त पड़ा और आमना सामना हुआ मैदान के अंदर, तो ये सारे अचानक से आगे ऑटो पे लग के हमारे कहे बगैर हमारे साथ आके खड़े हो गए। यानी ऐसा तो नहीं हुआ ना कि DGISPR ने आके रिक्वेस्ट की हो या किसी ने ऑफिशियली कहा हो कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया हमारे साथ खड़ा हो जाए या आम पाकिस्तानी नौजवान हमारे साथ खड़ा हो जाए, ऐसा तो नहीं हुआ था। लेकिन सारे आकर खड़े हो गए। अब इदारे के अंदर ये जो नई सोच पैदा हुई है, इस सोच को काउंटर करने के लिए फौरी तौर पे इकदाम किए जा रहे हैं। और वो इकदाम ये है कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि फौज को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़ाने की साजिश मजीद की जाएगी। इसके 3-4 तरीके होंगे। कुछ ऐसे लोगों को हीरो बनाने की कोशिश की जाएगी जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तारीफ करने में कंजूसी करेगी, या हो सकता है वो तनकीद करे, तो एक इसको वजह बनाया जाएगा। दूसरा, ये जो अभी मरियम नवाज ने मुंह खोला या बाकी लोग हैं, ये अब 9 मई के बयानिए को बहुत ज्यादा दोबारा उठाएंगे। जनाब देखें इधर मारा, देखें इधर मारा, ये तस्वीरें देखें, ये चीजें देखें। सोशल मीडिया पर ये बयानियां बनाने की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हमेशा से लेकर अब तक फौज के खिलाफ है। हालांकि इमरान खान साहब ने बार बार कहा कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज के वो खिलाफ है। देखिए, अब जिस शख्स को इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती ना, उसे अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। हम उसके लिए दुआ भी करेंगे। और बात छोटी सी यह है कि बॉर्डर पे लड़ने वाला हीरो है और आइन तोड़ने वाला गद्दार है। सादी सी बात है। अपने हलफ से गद्दारी करने वाला गद्दार है, अपने हलफ से बेवफाई करने वाला गद्दार है, जबकि बॉर्डर पे लड़ने वाला, मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाला, मुल्क के लिए अपनी जान को मुश्किल में डालने वाला वो हीरो है। चाहे वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, चाहे वो अडियाला जेल में बैठा हुआ है। ये हीरोज है और मुवाजना करवा रहे हैं जनाब फौजियों का एक लीडर के साथ। तो देखें, फौज अपनी जगह पे मुकद्दम है, वो अपनी जगह पे हीरोज हैं, लेकिन उनका बड़ा महदूद किरदार है, बहुत छोटा सा किरदार, एक दिफा का। यानी उनका जो किरदार है वो एक मखसूस जगह पे है ना, उनको दिफा करना है। मईशत कैसे चलनी है, तालीम कैसे होगी, हेल्थ कैसे होगी, दुनिया के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा, नौजवानों का मुस्तकबिल क्या होगा, हथियार हमने किस तरह के लेने हैं, किस तरह के हथियार किसको देने हैं, दुनिया के साथ किस तरह डील करना है, कहां जंग करनी है, कहां अमन करना, ये सारी चीजें जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये लीडर्स का काम है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के हो। लिहाजा लीडर्स के साथ फौज का मवाजना ये बेवकूफ़ी है। इंडिया में नादरीन एक बड़ी अजीबोगरीब बौखलाहट है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक नई गेम शुरू की गई है जंग के फौरन बाद कि जनाब जंग का तो फायदा हो गया, हमें एयरफोर्स ने कमाल दिखा दिया, तो अब इन्हें हम बेवकूफ़ बनाते हैं। हम इन्हें कहते हैं जनाब हमने मुआशी मैदान में भी झंडे गाड़ दिए। कैसे झंडे गाड़ दिए जनाब? अब झूठी खबरें चलवाई जा रही हैं और पाकिस्तान भर के मीडिया पे चलवाई जा रही हैं कि महंगाई खत्म हो गई है और पाकिस्तान ने अपनी मईशत में करिश्मा दिखा दिया है। कोई सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, वहां से कोई चीज छपवाई गई है, कोई जरीदा, कोई आर्टिकल है वहां पे, और उसकी बुनियाद पे अब ये उठा रहे हैं मामला कि जी करिश्मा कर दिया शहबाज शरीफ की सरकार ने मईशत के अंदर। अब जरा देखें आप, यानी ये कह रहे हैं जी कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए, खबरें लगवा रहे हैं। आम आदमी की मईशत इन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दी है।
पाकिस्तान का आम आदमी मुझे सुन रहा है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप कमेंट करें, मैं अपनी बात वापस लूंगा। नंबर 2, टैक्सेस और महंगाई का बदतरीन बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। क्या इससे इन्होंने मईशत के झंडे गाड़े हैं? बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा करके मईशत में झंडे गाड़े हैं। लोगों का बजट और उनका किचन तबाह करके इन्होंने मईशत में झंडे गाड़े हैं। किसान को जिंदा दरगोर कर दिया, ये मईशत में झंडे गाड़े हैं। आधे से ज्यादा तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान के रोक दिए इन्होंने मईशत के झंडे गाड़े हैं। सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों और मुराद में इजाफा करके मईशत की बेहतरी का दावा, यही करिश्मा है बस इस मुल्क के अंदर। आप कोई भी चीज उठाएं ना, आप बिजली उठाएं, गैस उठाएं, क्या वो सस्ती होगी? आटा उठाएं, क्या इमरान खान के दौर से सस्ता हो गया? घी उठाएं, क्या इमरान खान के दौर से सस्ता हो गया? क्या चावल और दालें इमरान खान के दौर से सस्ती हो गई? और भाई सारी चीजें पहले से ज्यादा महंगी हैं और आपने अवाम की आमदन में इजाफा भी नहीं होने दिया। ये तो बड़ा आसान तरीका है कि आप अवाम को पीसते जाएं और IMF की बातें मानते जाएं और पैसा बढ़ाते जाएं, यानी लोगों की आमदन में इजाफा ना करें, महंगाई को रिवर्स गियर लगाए बगैर आप चीजें महंगी करें, टैक्सेस की भरमार करें, बहुत सारा पैसा अवाम से इकट्ठा करें, तो आप कहिए हमारी मईशत ठीक हो गई है। ऐसे थोड़ी मईशत ठीक होती है। आपके आदादो शुमार का धंधा चल जाता है, लेकिन आम आदमी का कारोबार ठप हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर किसी भी छोटे बड़े कारोबारी आदमी को देखें ना, लोग कारोबार छोड़ के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और ये उल्टी खबरें लगा रहे हैं। और पाकिस्तान की मीडिया को शर्म भी नहीं आती कि यक तरफा रिपोर्टिंग करता चला जा रहा है। सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान साहब के बारे में एक स्टेटमेंट दिया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। फिर एजाज चौधरी साहब का एक लेटर भी है। सलमान अकरम राजा ने इंकशाफ किया कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे यह भी कहा कि खान साहब ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आप यहां से चले क्यों नहीं जाते, आप ये दुख क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? तो इमरान खान ने कहा कि जाओ और सबको कहो कि आप भी इस दुख में शामिल हो जाएं, क्योंकि ये दुख पाकिस्तान का दुख है और हमने पाकिस्तान जोड़ के रखना है। ये इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को बताया और सलमान अकरम राजा साहब ने बताया पाकिस्तानियों को। अच्छा, एक चीज और है, ये घुमन साहब के डेरे के ऊपर एक तकरीब थी जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अब उम्मीदवार हैं PP 52 में, फाखिर नशात घुमन साहब, इनको ढोल का इंतखाबी निशान दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह का ढोल बजेगा जिस दिन ये इलेक्शन होगा। एजाज चौधरी साहब का लेटर नाज़रीन, उसके ऊपर आ जाए जरा, ये आप देखें कि कैसी ज्यादती हो रही है। और एजाज चौधरी साहब ने बताया कि ज्यादती सिर्फ अडयाला में नहीं होती, इमरान खान साहब के केसेस के अंदर जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ और वो कालक मली गई है पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर। लेकिन इन लोगों के साथ जो हो रहा है वो भी कम नहीं है। एजाज चौधरी साहब ये बताते हैं कि 2 गवाह रखे गए थे हमारे खिलाफ, जाम अफजल और मोहम्मद खालिद। ये स्टार गवाह हैं जिनके जरिए से 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी। ये एजाज चौधरी साहब का दावा है अपने लेटर में। वो ये कहते हैं कि जनाब इन 2 गवाहान को प्रोसिक्यूटर लेकर आए, यानी प्रोसिक्यूशन जो सरकारी वकला है वो इन 2 गवाहान को लेकर आए। वहां पे जेल में जब ट्रायल हो रहा था तो वहां लाने के बाद इनकी गवाहियां करवा दी, किस वक्त? जब ना मुल्जिमान मौजूद हैं ना वकला मौजूद हैं। आप अंदाजा करें कैसी अंधेर नगरी है। एजाज चौधरी साहब बता रहे हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में गवाहान की गवाहियां ले ली गई और यह अदालत के ऊपर एक धब्बा है जो हमेशा रहेगा। यानी ऐसा कभी भी नहीं होता, आप जब गवाह को लेकर आते हैं तो उससे आप जिरा कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, जवाब पूछ सकते हैं। अब यहां बीच में इन्होंने कोई गवाह पैदा कर लिए हैं जिनकी गवाहियों की बुनियाद के ऊपर इन्होंने 9 मई का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसकी बुनियाद रखी थी। ऐसे स्टार गवाहों को मुल्जिमान की अदम मौजूदगी में प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत में पेश करके झूठी गवाही दिलवाना शर्मनाक और मसकशुदा पाकिस्तानी आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है, ये एजाज चौधरी साहब भी कह रहे हैं। नाज़रीन, एक खबर इंडिया से वो मैं आपके सामने रख देता हूं और आप अंदाजा करें कि वहां पे नफरत कितनी बढ़ गई है और इंडिया में हालात कितने खराब हैं कि बीजेपी के रहनुमा हैं और वजीर हैं, नाम है उनका विजय शाह। इन्होंने अटैक कर दिया भारतीय फौज की एक खातून कर्नल पर जिनका नाम है सूफिया कुरैशी। ये जंग के दौरान बड़ी मकबूल हुई सूफिया कुरैशी साहिबा, और इन्होंने आकर, जैसे पाकिस्तान में ISPR के DG आकर एक ब्रीफिंग देते हैं, वैसे ही इन्होंने भारतीय फौज की जानिब से एक ब्रीफिंग दी थी आकर और बताया था कि पाकिस्तान ने कहां कहां पर हमला किया और भारत ने क्या किया। तो ये सारी तफसीलात वो बता रही थी। अब ये क्योंकि इंडियन फौज की कर्नल है सूफिया कुरैशी साहिबा, तो इन्होंने इंडियन फौज की तारीफ करनी थी और पाकिस्तानी फौज की बुराइयां करनी थी। लेकिन आप वहां पे इंडिया में नस्ली इम्तियाज देखिए, मजहबी जनूनियत देखिए
कि वजीर है विजय शाह और बीजेपी से इसका ताल्लुक है। और वो क्या कह रहा है, वो इस खातून के ऊपर चढ़ दौड़ा। भारतीय वजीर ने फौज की कर्नल सूफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। यहां पाकिस्तान में हमारा कामरान जो है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से इसका ताल्लुक है, पाकिस्तान का हीरो है। लोग उसके घर जाके उसके मां बाप को मुबारकबादें दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में उसकी तस्वीरें सर्कुलेट कर रही हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं इस बात को। और यानी अकलियतों को यहां पे अप्रिशिएट किया जाता है। वाकयात होते हैं, हर जगह पे जुनूनी मौजूद होते हैं, इक्का दुक्का वाकयात होते रहते हैं, लेकिन इंडिया में तो ये स्टेटेड पॉलिसी है। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट या कोई वजीर उठ के ऐसी हरकत या ऐसी बात कर सकता है? आप सोच भी नहीं सकते। वहां पे एक वजीर उठकर कहता है, यानी मुस्लिम दुश्मनी में ये अंधे हो गए हैं मोदी सरकार जो है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर विजय शाह ने भारतीय फौज की मुसलमान अफसर कर्नल सूफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया है। फिर ये कपड़े उतारने की बात करते रहे कि उन्होंने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने इनकी बहन को इनकी ऐसी तैसी करने भेज दिया। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनकी समाज की बहन को ही भेजा कि तुमने अगर हमारी बहनों को बेवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करेगी। अब नाज़रीन आप अंदाजा करें कि कांग्रेस ने कर्नल सूफिया पर इस तनकीद को बिला जवाज करार देते हुए विजय शाह से इस्तीफे का मुतालबा किया। यानी वहां पे अपोजिशन को फिर भी थोड़ी बहुत होश है, हुकूमत को होश नहीं है। और ये अलामत है शिकस्त की, ये अलामत है शर्मिंदगी की, ये अलामत है हार जाने की। वो जीत नहीं पाए, लड़ नहीं पाए, उनकी बहुत बुरी हालत है। और इसी बुरी हालत की वजह से वो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं करता। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।